दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, झारखंड से एक बड़ी दिलचस्प खबर आ रही है और इस खबर से ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या हेमंत सोरेन को चुनाव लड़े बगैर भारतीय जनता पार्टी हरा देगी। हरा देगी इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो चुनाव लड़ ही ना पाए, यानी राज्य के चीफ मिनिस्टर अपना चुनाव न लड़ पाए। इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, तरह तरह की बातें कह रही है और ये कोई नई बात नहीं है। वो पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा कर चुकी है। अभी हाल ही में वायनाड से चुनाव लड़ रही प्रियंका गांधी पर एक सवाल उठाया गया कि उन्होंने अपने एफिडेविट में जो संपत्ति संबंधी ब्यौरा दिया है उसमें ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है। अरे भाई, गड़बड़ी है तो जो जांच करने वाले लोग हैं वो जांच करेंगे। आप जांच के बाद कौन कहने वाले होते हैं कि ये आपने क्यों नहीं किया, ये आपने क्यों नहीं किया। ऐसा लगता है कि सब आप ही डिक्टेट कर देंगे। तो वायनाड में प्रियंका गांधी का भी नामांकन रद्द कराने की कोशिश की गई। अब यह अलग बात है कि अगर प्रियंका गांधी का रद्द भी करा देते तो भी भारतीय जनता पार्टी का जीतना वहां मुश्किल था। लेकिन बहरहाल देख, विघ्न संतोष इसको कहते हैं हिंदी में, विघ्न संतोष यानी विघ्न संतोषी होना। थोड़ा हल्का सा कठिन शब्द है, लेकिन अंग्रेजी में इससे भी ज्यादा कठिन कठिन शब्दों का आप अर्थ लगा लेते हैं, तो इसका भी लगा लीजिए कि ऐसा संतोष जो किसी भी विघ्न पैदा करने पर मिलता है लोगों को। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, उसके जो कार्य संचालक हैं उसमें काफी एक ये मानसिकता काफी है, इस तरह का मिजाज। और माफ कीजिएगा, बीजेपी में ही केवल नहीं है, बीजेपी के नेताओं में ही नहीं है, इस तरह का मिजाज कई बड़ी पार्टियों के नेताओं में मिलता है। तरह तरह के आपके आसपास के लोगों में मिलेगा। आप अपने मोहल्ले में देखिए, अपने अपने आसपास पड़ोसियों में देखिए, उनमें भी मिलेगा विघ्न संतोष होना। तो भारतीय जनता पार्टी भी कुछ वैसा ही काम कर रही है। पहले उसने, जैसा मैंने आपको बताया, वायनाड, अब हेमंत सोरेन के बारे में वो ये कह रहे हैं कि साहब, इनकी जो एज है 42 साल 2019 के चुनाव में इन्होंने लिखी थी, अब इन्होंने लिख दिया है 49। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो गलत बयानी है। इसलिए इनका नामांकन रद्द कर दिया जाए, इनको चुनाव लड़ने ही न दिया जाए। अब वहां पर फॉर्म की स्क्रूटनी वगैरह सब जांच पड़ताल हो चुकी है, विड्रॉल का केवल लास्ट डेट अभी बाकी है। तो हमारा ये कहना है कि क्या तकनीकी गलती है, क्या नहीं है, ये जांच करने वाले अधिकारी पर है। लेकिन आप अधिकारियों, चुनाव आयोग को इंप्रेस अपॉन करने के लिए, प्रभावित करने के लिए पहले से ही दबाव बनाए जा रहे हैं कि आप हेमंत सोरेन को यूं तो चुनाव हरा नहीं सकते, तो आप किसी तरह से ऐसा प्रयास कीजिए कि वो राजनीतिक तौर पर लड़े बगैर टेक्निकल आधारों पर चुनाव हार जाए। कमाल की बात है दोस्तों। इसके पहले हेमंत सोरेन पर निशाना कितना जबरदस्त इनका है, कितना उन पर ध्यान दे रहे हैं, और हेमंत सोरेन अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, और मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि हेमंत सोरेन पर इनका ध्यान कितना है कि अभी कुछ ही समय पहले, कुछ ही दिन पहले, उनका जो प्रस्तावक था, जो प्रपोज किया था, उनके नामांकन को प्रपोज किया जाता है, सेकंड किया जाता है, तब लोग उम्मीदवार बनते हैं। तो वो जो सज्जन थे वो अचानक गायब हो गए। तो चिंता होने लगी लोगों को, क्योंकि प्रस्तावक का गायब होना बड़ा खतरनाक होता है चुनाव में। अगर मान लीजिए वो चुनाव लड़ जाए किसी पार्टी से, या उसके जो प्रतिपक्षी हैं उम्मीदवार के, वो उसको कहीं इधर उधर कर दें, तो पता चला कि जो प्रस्तावक के रिबल हो जाने से या विद्रोही हो जाने से आपका जो नामांकन है वो खटाई में पड़ सकता है। आप वाकई मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो हेमंत सोरेन के लोग बहुत परेशान हुए कि उनका प्रस्तावक गया कहां, ये मिसिंग है कई दिनों से। तो पता चला कि वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के संपर्क में रहे, और वहां के संपर्क में, उनकी सत्संग में रहने के बाद फिर वो इनकी सत्संग में आ गए, तो इनकी संगत में आ गए। तो इस तरह से वो मामला बच गया। अब उसमें क्या क्या हुआ ये मैं नहीं जानता, और कोई भी नहीं जानता असल कहानी क्या है। लेकिन जरूर कुछ कोशिश की गई थी जो कामयाब नहीं हो सकी। इसमें चुनाव आयोग को भी इंटरवीन करना पड़ा। चुनाव आयोग ने भी इस पर कुछ कमेंट किया, जिसकी बड़ी आलोचना हो रही थी। बहरहाल, अब दूसरा जो मामला उठा है कि भाई उन्होंने अपने हलफनामे में गलत लिखा है, उम्र के बारे में ये भी लिखा है कि आय के बारे में भी कुछ गलत लिखा है। अब उसमें उन्होंने जो अपनी एज के बारे में जो बात बताई है, 42 पहले और 49 अब, 7 साल का फर्क है, जबकि होना चाहिए 5 साल का फर्क। सच क्या है
ये तो डिटेल जेएमएम के लोग बताएंगे। मैंने जेएमएम के लोगों से पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जो लिखा गया है बिल्कुल सही है और उसमें कोई इनएक्यूरेसी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने डिटेल में जाने से इनकार किया। तो अब चूंकि स्क्रूटिनी फॉर्म की हो चुकी है, ओके हो चुका है, ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा मुद्दा ये उभरने जा रहा है। लेकिन एक और इसमें पहलू आता है कि अगर उनकी एज 25 साल से कम होती, चुनाव लड़ने के वो सर्वथा अयोग्य होते और ऐसे में उनकी एज सही दिखाई गई होती कि 25 से ऊपर है, तब तो बात बनती है कि भाई वो नाबालिग है या चुनाव लड़ने के काबिल नहीं है, 25 से उनकी उम्र कम है, न्यूनतम एज 25 है, तब उनका नामांकन तो बिल्कुल ही रद्द हो जाता। लेकिन दोस्तों ये तो मामला 42, 47 और 49 का है। अब ऐसे में ये कानूनी पक्ष है कि क्या नामांकन स्क्रूटिनी के बाद भी रद्द कराने की कार्रवाई की जा सकती है, और अगर नहीं कराई जा सकती है तो ये तूफान क्यों खड़ा किया जा रहा है। टेक्निकल कोई कारण होगा, कोई चूक हो सकती है, और ऐसी चूक जो अनइंटेंशनल हो तो उसके बारे में मैं नहीं जानता कि चुनाव आयोग में क्या नियम है। लेकिन चुनाव आयोग के बारे में, चुनाव आयोग का जो स्टाफ है वहां जिसने स्क्रूटिनी की है, क्योंकि जितनी मशीनरी इलेक्शन में लगी होती है इस समय वो सब चुनाव आयोग के अंडर में होती है, अगर उसने स्क्रूटिनी की, फॉर्म की पड़ताल की और उसमें सब कुछ वैध पाया गया तो भारतीय जनता पार्टी तूफान क्यों उठाई हुए है। ये कप में, चाय के प्याले में तूफान उठाने का क्या मतलब है। दोस्तों हमने पहले आपसे बताया कि ये पहले भी ये करते रहे हैं। आपने याद होगा जब देखते थे कि संसद में महुआ मोइत्रा बहुत तीखे तेवर के साथ पेश आती हैं, वो निशाने पर आ गई शुरू में ही। उनकी मेंबरशिप चली गई कुछ समय के बाद, वो तो दोबारा चुनाव लड़ी, जनता ने फिर उनको चुनाव दिया, चुनाव में जिता दिया और फिर वो आ गई। राहुल गांधी जैसे ही तीखे तेवर में आते गए, जैसे ही वो एक ताकतवर नेता के रूप में उभरते गए, उनकी मेंबरशिप चली गई। उनकी मेंबरशिप कैसे चलेगी ये पुरानी कहानी है, बहुत बड़ी। अब जिस तरह के आरोप में उनकी मेंबरशिप गई, उस तरह के आरोप इस देश के भारतीय जनता पार्टी के न जाने कितने नेताओं पर लगाया जा सकता है। वो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, किसके खिलाफ क्या क्या नहीं बोलते हैं, किसी के खिलाफ कुछ भी बोल देंगे, लेकिन उनका तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ऑर्गेनाइज्ड मशीनरी है कि वो किसी की छवि खराब कर सकते हैं, किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकते हैं, किसी के खिलाफ कोई ताकत लगा सकते हैं। और जो दूसरे किस्म के लोग हैं, जो इस तरह के छल प्रपंच में माहिर नहीं है, एक्सपर्टाइज जिनकी नहीं है, वो लाचार हो जाते हैं। कई बड़ी ताकतवर जो दल हैं वो भी लाचार हो जाते हैं। तो आम आदमी का क्या कहना। अब मैं आपको हेमंत सोरेन के बारे में बताना चाहूंगा। हेमंत सोरेन जैसे लोग वाकई लाचार लोग हैं। लाचार इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कि राजनीति में लंबे समय तक रहने से, और वो भी काफी कई दो जनरेशन से, पैसे रुपए के मामले में हो सकता है कि वो बड़े समृद्ध हो, बड़े धनी हो, इसमें मुझे कोई शक शुबा नहीं है। राजनीतिक नेता काफी धनी लोग होते हैं समाज में हमारे। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता कि ये लोग थिंक टैंक क्यों नहीं रखते, ये लोग ऑर्गेनाइज ढंग से अपना कोई स्ट्रक्चर क्यों नहीं रखते अपनी पार्टी में। अपने आप मुख्यमंत्री हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत सूझबूझ वाले लोग, बहुत समझदार किस्म के लोग होने चाहिए। आखिर आपका फॉर्म जो भरा गया, उस फॉर्म में अगर ऐसी चूक है तो वो क्यों है। ये तो नॉनसेंस है। अगर ऐसा हुआ है तो मैं नहीं जानता कि हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और वो भी मुख्यमंत्री के पद पर बैठे बड़े नेता के फॉर्म में हो रहा है। तो ये तो लगता है कि जैसे बिल्कुल लापरवाही है। और ये लापरवाही बताती है कि राजनीति में किस तरह से कैजुअल ढंग से राजनीतिक मसलों को आप ले रहे हैं। तो ये आश्चर्यजनक है कि इतना महत्वपूर्ण नेता, जिस पर भारतीय जनता पार्टी जिसको हराने में लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी जैसी देश की सबसे बड़ी ताकत, यहां तक कि कारपोरेट जो बड़े थैलीशाह भी हैं वो चाहते हैं कि जेएमएम की सरकार किसी कीमत पर झारखंड में न बने। लेकिन झारखंड में जो सब महत्वपूर्ण पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है, क्षेत्रीय पार्टी, उसके जो सबसे बड़े नेता हैं मुख्यमंत्री, अगर उनके स्टाफ में, उनके इर्द गिर्द, उनके सलाहकार, उनके थिंक टैंक में बैठे लोग, अगर वो इतने लापरवाह, इतने कैजुअल हैं कि इस तरह की मामूली गलतियां कर देते हैं, तो इस पर क्या आप कहेंगे।
इस पर क्या कहेंगे? और वो भी भारतीय जनता पार्टी जहां विपक्ष में है और जो सत्ता में पहले रह चुकी है और जो उनके पीछे पड़ी हुई है कि किसी कीमत पर इनको हराना है, किसी कीमत पर इनकी सरकार नहीं बनने देनी है, और आप हैं कि ऐसी ऐसी मामूली गलतियां कर बैठते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलती है, हो सकता है ये गलती ना हो, लेकिन इसका कोई एक्सप्लेनेशन अभी तक, एथेंटिक एक्सप्लेनेशन सामने नहीं आया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे नेताओं को हमने देखा है विपक्ष के, खासकर जो दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, इन कम्युनिटी के, कि वो छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं और वो गलतियां कई बार बहुत ही भयानक हो जाती हैं। तो ये मैं समझता हूं कि एक लापरवाही भी हो सकती है। इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर यह है तो निश्चित रूप से लापरवाही है। और तीसरी बात जो कहना चाहता हूं कि दोस्तों, जो विघ्न संतोषी की बात मैंने की, वो एक तरह का मिजाज है। ये मिजाज केवल बीजेपी में नहीं है, बहुत सारी पार्टियों में ऐसे नेता हैं जो विघ्न संतोषी हैं। हमको याद है कि बिहार में 1986-87 के दौर में एक बहुत कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनका नाम था शिवचंद्र झा। वो स्पीकर थे बिहार विधानसभा के। उनको बड़ी खुंदक थी कर्पूरी ठाकुर से। कर्पूरी ठाकुर को पसंद नहीं करते थे। लीडर ऑफ अपोजिशन थे कर्पूरी ठाकुर, चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसी बात हुई, उसके कारण से वो इतने नाराज हुए कर्पूरी ठाकुर से कि उनको लीडर ऑफ अपोजिशन के पद से ही उतार कर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप नहीं रहेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन। और स्पीकर ने जब कह दिया हाउस में, तो वो रूलिंग हो गई। तो ये विघ्न संतोष है कि ये आदमी मुझे पसंद नहीं है, डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी, हम इसको नहीं चाहते, हम इसको नहीं रहने देंगे लीडर ऑफ अपोजिशन। तो इस तरह का विघ्न संतोष एक ट्रेंड है। वही विघ्न संतोष आज दिखाई दे रहा है कि हेमंत सोरेन को आप नहीं चाहते, तो उनको चाहते हैं कि चुनाव लड़े क्यों, उनको चुनाव लड़ने से पहले ही हम हरा दें, उनको हम बाहर कर दें फ्रे से, उनको मुकाबले से ही बाहर कर दें। तो ये अजीब टेंडेंसी है, और ये टेंडेंसी भारतीय जनता पार्टी में कूट कूट कर भरी हुई है। ये एक मिजाज है। इसीलिए मैंने कहा कि झारखंड में जो कुछ हो रहा है, वो एक तरफ अगर ऐसा है तो वो लापरवाही है। मैं नहीं जानता कि वो सही है कि गलत है, क्योंकि उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण अभी तक इलेक्शन कमीशन से नहीं आया है। लेकिन 42-49 का जो फेर है या हेर फेर है, अगर वो सही है तो उसमें मामूली चूक है और वो एक लापरवाही है। और दूसरी तरफ इसको बड़ा एक मामला बनाकर उनको चुनाव से ही बाहर कराने की कोशिश करना बीजेपी का, यह बताता है कि राजनीतिक मुकाबले के बजाय आप तिकड़म करके, षड्यंत्र करके एक बड़े नेता को चुनाव से बाहर रखना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज ये मैं कहना चाहता था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।